मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से तो एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया था, वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा क्यों ये लोग बोलते थे, तो पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाई बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है। मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आया, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6,000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3,000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं, वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो, तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा, उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको, इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप पहले मकान दीजिए। फिर मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा कार्य पद्धति ठीक करो। हमने रिफॉर्म किए, कार्रवाई प्रारंभ की, भ्रष्ट तत्वों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 4 लाख लोगों को हम मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी मेरे सामने कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम तो कर्ज में हैं, आज उसके पास 6,000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है, और वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, ये सब कुछ वहीं हो रहा है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहन और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? आप यहां से निकलेंगे, आरएमएल की तरफ जाएंगे, आपको ठीक सामने एक खड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी। वो खड़ी बिल्डिंग है JPNIC, जयप्रकाश जी इस देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रखर समाजवादी थे, और देश की इमरजेंसी के दौरान देश को आपातकाल से मुक्त कराने के नायक के रूप में जयप्रकाश जी को पूरा देश श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ याद करता है। जयप्रकाश जी के नाम पे वो बिल्डिंग दिखाई देती है। उसका एस्टिमेट कितना था मालूम आपको? बनाने के लिए जब पूरी
कोई भी प्रक्रिया, कोई भी भवन बनाया जाता उसकी प्रक्रिया के लिए तो उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, डीपीआर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वो चीजें तय होती हैं कि अब इसके बाद इसमें कोई भी रेट बढ़ेगा नहीं, कोई भी एस्टिमेट अब इसमें रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें विशेषज्ञों के द्वारा एक पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती है। डीपीआर था उसका 200 करोड़ का। कितना खर्च हुआ है? खर्च हो गया 800 करोड़ और अभी भी अधूरी है। यह है सपा का विकास का मॉडल। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट में 800 करोड़ खर्च हो गए। किस मुंह से विकास की बात करते हैं? इनको शर्म भी नहीं आती विकास पे इस प्रकार की चर्चा करने में। दूसरा, आप जाते होंगे, यहां से आरएमएल की तरफ जाएंगे, आपको बीच में एक नदी दिखाई देती है, गोमती नदी है। गोमती नदी में एक रिवर फ्रंट की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। डीपीआर कितने का था? 300 करोड़ का। खर्च कितना हो गया? 1400 करोड़ खर्च हो गया और 17 में भी अधूरा। ये जो पैसा खजाने से खर्च हो रहा था, क्या किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खानदान ने पैसा जमा करके तब उससे खर्च कर रहा था क्या? ये प्रदेश के खजाने में, प्रदेश की जनता की जेब पर, उसकी गाड़ी कमाई पर डकैती है ये डकैती। और ये डकैती 17 के पहले लगातार पड़ती थी। तबाह यहां का पब्लिक होता था, अभाव में उमरता था, किसान आत्महत्या करता था। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई नियुक्ति की प्रक्रिया निकलती थी, एक परिवार के लोग वसूली में निकल पड़ते थे और किसी भी नौजवान को मैं देख रहा था, यहां पे एक अमेठी की यादव बेटी का भी सिलेक्शन हुआ, इसी में नहीं हुआ, और भी तमाम ऐसे नौजवान हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस अमेठी की बेटी का सिलेक्शन 17 के पहले कभी नहीं होता, क्योंकि उसके पिता पैसा नहीं दे सकते थे नियुक्ति के लिए। कोई भी मां बाप पैसा पढ़ाई के लिए दे सकता है, लेकिन उसके बच्चे की नौकरी लगनी है, अनैतिक तरीके से पैसा क्यों देगा? और देना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और इसीलिए हमने हर भर्ती बोर्ड और आयोग से इस बारे में बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर इस प्रकार की शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करूंगा कि वो नजीर बन जाएगी। और हम लोग इसीलिए बड़ी कार्रवाई करते हैं। अगर बड़ा काम करते हैं तो कार्रवाई भी बड़ी करते हैं, और वह बड़ी कार्रवाई इसलिए जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ किसी प्रकार का संकट न खड़ा हो, और वही हमारी पहचान भी है। और उसी पहचान की दिशा से आज हम सब आपके बीच में आए हैं।